नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल IAS PCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका ये मिडिएवल हिस्ट्री है और ये लेक्चर नंबर 2 है। हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कल हमने 15 तक देख लिया था, आज 16 से देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों और उनकी कृतियाँ के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ए कह रहा है सरला दास बंगाली, बी कह रहा है काशीराम उड़िया, सी कह रहा है टिक्कन मराठी, डी कह रहा है पंपा कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियाँ के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कि जिसने महाभारत का जैसे क्या बंगाली में सरला दास ने अनुवाद किया है, उड़िया में काशीराम किया है, मराठी में टिक्कन किया है, कन्नड़ में पंपा किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ पंपा। पंपा ने महाभारत को कन्नड़ में अनुवाद किया है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है। ए में है मलिक मोहम्मद जायसी, बी में है अमीर खुसरो, सी में रस खान, डी में अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, वह है अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। ए में है पेशवा, बी में है सचिव, सी में है पंडित राव, डी में है सुमंत। तो विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? विदेशी मामलों वाला हो जाता है सुमंत। अब आ जाइए कि पेशवा। पेशवा कौन होता था? तो पेशवा होता था मुख्यमंत्री। इसे मुख्यमंत्री भी कहा जाता था, जो प्रशासन का निरीक्षण का कार्य करता था। साथ ही पंडित राव है, तो पंडित राव हो जाएगा आपका धार्मिक मामलों से संबंधित, जैसे धर्म से संबंधित जितना भी है पंडित ही करता है। तो ये याद रखिएगा कि जैसे धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख होता था। ये हो गया धार्मिक। उसके बाद सचिव का काम क्या था? तो सचिव होता था पत्राचार विभाग, पत्राचार विभाग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। उसका रीजन क्या था? तो ए में है कि प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी कह रहा है कि मध्यवर्ती राज क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सी कह रहा है संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, डी कह रहा है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंधार के निकल जाने से इसको धक्का इसलिए पहुंचा क्योंकि वो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से इसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। ए में है कि अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी कह रहा है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी कह रहा है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी कह रहा है कि कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फवाजिल। ऐसे फवाजिल बोलने से फाजिल नहीं आ रहा है, तो गांव में हम लोग बोला जाता है कि फाजिल है, यानी एक्स्ट्रा है। तो यही हो जाएगा सी, कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। फाजिल से ही फवाजिल बन गया है, तो वही हो गया फवाजिल, यानी अतिरिक्त राशि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। ए है इल्तुतमिश, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, डी कह रहा है सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासक सैनिक प्रधान था। कारण कह रहा है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है कि ए आर और दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए आर और दोनों सही है परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, तो ये तो ठीक है। रीजन कह रहा है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था, तो ये भी सही है। और तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि ए और दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। इसमें देख सकते हैं कि जैसे एकता क्या होता था, तो एकता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना प्रमुख को सैनिक टुकड़ी के रख रखाव हेतु दिया जाता था, एकता। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकाह को
बल्ख, बदखसा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। रीजन कह रहा है कि शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। इसके ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख, बदखसा और कंधार के अभियान पर भेजा तो गया था, लेकिन यह सफल रहा था, ये गलत है, यानी ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। एक में है कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दो में कह रहा है कि जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीन में कह रहा है कि सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। चार कह रहा है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से ए कह रहा है कि एक, तीन और चार सही है। बी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। सी कह रहा है कि 2 और 3 सही है। डी कह रहा है 1 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहदी क्या होते थे? तो अहदी वे घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासन की सेवा में थे। ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था। तो ये जो है कि जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत हो जाएगा। किसी के साथ संलग्न नहीं हुआ, तो ये सीधे मुगल के अंदर काम करते थे। तो 4 तो कट जाएगा, इसमें भी 4 है, 4 कट गया। इन 2 और 3 सही हो जाएगा, दोनों में है कॉमन। अब एक देखते हैं कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, तो ये भी सही है कि इन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में है तुगलकाबाद किला, 2 में है लोधी गार्डन, 3 में है कुतुब मीनार, डी में है फतेहपुर सीकरी। तो इसका निर्माण सही कालानुक्रम बताना है कि निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? इस पे पहले इसका देख लीजिए। जैसे दिल्ली सल्तनत का क्रम क्या है? ग ख तसलम, ग ख तसलम। पहले गुलाम हो जाएगा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर मुगल। तो इसमें तुगलकाबाद किला तो तुगलक के समय हुआ होगा। उसी तरह कुतुब मीनार गुलाम के समय हुआ है। लोधी गार्डन लोधी के समय हुआ है। अब फतेहपुर सीकरी आपका हो जाएगा मुगल के समय, खासकर अकबर के समय हुआ था। तो इसमें क्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका मुगल, ये गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के लिए आप क्रम यूज कर सकते हैं 3। उसके बाद गुलाम के बाद ग ख तसलम यानी तुगलक, यानी 3 के बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा लोधी, यानी 3, 1, 2। उसके बाद 4, 3, 1, 2, 4। कौन सा ऑप्शन में है? बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। तुगलकाबाद किला तुगलक के समय था, लोधी गार्डन लोधी के समय था, कुतुब मीनार गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन करवाया था? अकबर करवाया था 1569 में। उसके अलावा चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहला में है 1556 हल्दी घाटी का युद्ध, 1600, 1689, 1739, इधर से मिलाना है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 1556, इसमें कौन सा हो जाएगा? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, शिवाजी का देहांत, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पद प्रदान किया जाना, अकबर का राज्यारोहण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पद प्रदान किया जाना, ये सबसे आसान है। कब हुआ था? तो 1600 में। तो हमारा बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 किस किस में है? तो ये दोनों में है, बी का 4। तो ए का 3 या 5 होगा। तो 1556 में 3 या 5, शिवाजी का देहांत पता नहीं, 5 अकबर का राज्यारोहण लग रहा है। 56 से 1605 तक रहा था, यानी कि ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5, बी का 4, सी का 3, शिवाजी का देहांत यानी हो जाएगा 1686 में। 1739 में हो जाएगा आपका डी का 2, यानी नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। तो 5, 4, 3, 2 किस में है? 5, 4, 3, 2, यही बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं, जैसे कि अकबर का राज्यारोहण 1556 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 14 वर्ष में कलानौर स्थान पे। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र 1600 में मिला था। किसके साथ? उसमें मुगल में कौन था? अकबर था। अगला है 1686 में, तो ये तो नॉर्मल है कि शिवाजी का देहांत हो गया था। उसी तरह नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा 1739 में। उस समय कौन सा मुगल शासक? तो उस समय था मोहम्मद शाह, वही अंतिम शासक बैठने वाला रहा था, उस पर मयूर सिंहासन लेकर चला गया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था।
1576 किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हल्दी घाटी में मुगलों और मेवाड़ की सेना के बीच। तो मुगल सेना उस समय, मुगल का सेनापति कौन था? मुगल में अकबर था और उसका सेनापति था आपका मान सिंह। इधर मेवाड़ में कौन था? मेवाड़ में था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इसका सेनापति का नाम था हकीम खान, ये याद रखिएगा, हकीम खान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति है। पूछ रहा है कि किसके बारे में सही जानकारी देता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, ए में कह रहा है कि 1557 में अकबर गोलकुंडा और लाहौर दिखा रहा है। बी कह रहा है कि 1557 में अकबर खानादेश और मुल्तान। सी कह रहा है कि 1605 में अकबर गोंडवाना और मुल्तान। डी कह रहा है 1605 में अकबर गोंडवाना और लाहौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, 1605 में अकबर गोंडवाना और लाहौर। ये जो चित्र है ये 1605 में अकबर का है, जो ए में गोंडवाना को दिखा रहा है और बी में लाहौर को दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो एक ये ऑप्शन है कि अमीर खुसरो, बी में कह रहा है मिर्जा गालिब, सी में कह रहा है बहादुर शाह जफर, डी में कह रहा है फैज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक, उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये भी एक मानचित्र वाला प्रश्न है, पहले ऐसा यूपीएससी पूछता था, अब नहीं पूछता है। इसको ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ए जो चिन्हित स्थान है किस नगर को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहलोल लोदी और जैनपुर के समय ए निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करनी पड़ती थी। रीजन कह रहा है कि घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक सही है। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करनी पड़ती थी। ये गलत है, अकबर के समय नहीं था, ये जहांगीर के समय था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये सब में बांटा गया था। तो जैसे ही ये गलत हो जाएगा तो एक गलत सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहता है, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। यानी आर सही है कि घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत के इतिहास में उसके संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों के अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण था। ए में कह रहा है कि लोहा जैसे खनिजों का अभाव। बी कह रहा है कि सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभाजन। सी कह रहा है कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। डी कह रहा है जनशक्ति का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत में बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। तो इसके पीछे रीजन था कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था, वहाँ दक्कन क्षेत्र में ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं थी, यही रीजन था कि वहाँ छोटे छोटे राज्य उभर कर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 32 कह रहा है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को उसके राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी। ए है बलबन, बी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, सी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, डी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे बोला जाता है। इसी के मृत्यु पर कहा था बदायूनी ने कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली है और प्रजा को अपने राजा से। ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कथन किसका है, तो बदायूं का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। एक में है बुर्ज, 2 में कह रहा है बौद्ध पैगोडाओं की से समानता, 3 में है फारसी शैली। पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए है केवल 1, बी कह रहा है 1, 2 और 3, सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है 1 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैनुल आबदीन, इसके बारे में इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। इस कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल था। तो बुर्ज तो था ही, बौद्ध पैगोडाओं में समानता ये भी थी और फारसी शैली भी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 और 3, तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए में है जहांगीर विलियम हॉकिंस, बी में है अकबर सर थॉमस रो, सी है शाहजहां टेवरनियर, डी में है औरंगजेब और मनूची। तो कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसको पहले घेर के अच्छे से समझिए। तो विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर, ये तो सही है। सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो ये अकबर में नहीं, ये भी जहांगीर में ही आया था। यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर।
शाहजहाँ के काल में टेवर्नियर आया था, ये सही है, और मनुची औरंगजेब में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर थॉमस रो, अकबर नहीं जहांगीर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें सूचीबंद यह हुआ है, सूची 2 से मिलाना है। तो ए में कह रहा है कि बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, दो बी में कह रहा है मालगुजारी के इजारेदारे अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, सी कह रहा है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, और डी कह रहा है कि ग्राम स्तर पर दी गई भू राजस्व बंदोबस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको मिलाना है ABCD को। इसमें पहले देखिए जैसे कि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, तो ग्राम स्तर पर किया जाता था जिसे महालवाड़ी कहा जाता था। महाल का मतलब ही था कि गांव, तो डी का हो जाएगा आपका 3। तो 3 एक ही ऑप्शन में है, बी में। तो ए का हो जाएगा 1 कि बड़े सामंतों का आवंटित भूमि जैसे जागीरदारी प्रणाली, उसी तरह की मालगुजारी के इजारादारे अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी में। बी में कह रहा है 4 यानी जागीरदारी प्रणाली। उसी तरह सी कह रहा है कि उप किराएदारी पर दिए जाने वाला, तो सी में कह रहा है 2 यानी रैयतवाड़ी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 4 2 3। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।